देश के अंदर शांति और सुव्यवस्था बनी रहे और हर कोई अपनी लाइफ जी सके, एंजॉय कर सके, इसके लिए सबसे जरूरी होता है कानून। इस कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, जैसे कि पुलिस है और भी कई इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन एंड ऑफ द डे उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कानून को इंप्लीमेंट करना, फिर चाहे वो कानून जैसा भी हो, जो भी हो। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर ये कानून बनाता कौन है? वैसे तो दोस्तों ये सवाल काफी सिंपल है। हमारे देश का जो पार्लियामेंट यानी कि संसद, जहां हमारे सांसद मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, वो बनाते हैं कानून। लेकिन मजे की बात यह है कि जब भी हम टीवी ऑन करके देखते हैं तो जब देखो तब हमें दिखाई देता है कि एमपीज डिस्कशन या डिबेट कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर समय वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं और कई बार लगता है कि कितने फालतू विषय को लेके ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें ऐसा लगता है कि हमने इन्हें वोट दिया ही क्यों। कई बार तो ऐसा लगता है कि क्या देश में सच में कोई अच्छे, डिसेंट, जो रैशनल हो, जो काम की बातें कर सके, जो लोगों के रियल इश्यूज को वहां रख सके, क्या सच में ऐसे लोग या लीडर्स एग्जिस्ट करते भी है, या बस ऐसे ही देश चलता रहेगा? कानून बनते रहेंगे, ऐसे ही कानून जिन पर ठीक तरीके से चर्चा भी या डिस्कशन भी नहीं किया गया, लेकिन हम पर इनको थोपा गया है पूरी सख्ती के साथ। दोस्तों, पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है और जहां लॉज बनते हैं और सरकार को अकाउंटेबल होल्ड किया जाता है, वहां पर एमपी स्लोगन्स चिल्लाते हैं, वॉकआउट्स करते हैं और सेशंस बंद हो जाते हैं। ये क्यों होता है? इससे देश का कितना नुकसान होता है और इसका सोल्यूशन क्या है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि किस तरह से पार्लियामेंट की जो प्रोडक्टिविटी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और ये हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान है। दोस्तों, मैं हूं विवेक वाघमारे और द डेमोक्रेट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। 20 दिसंबर को जब 2024 की पार्लियामेंट का विंटर सेशन खत्म हुआ, उसके स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो लोकसभा ने उसके टोटल टाइम के सिर्फ 61% टाइम का ही यूज किया और राज्यसभा ने तो बस 48% टाइम का यूज किया। मतलब राज्यसभा का 52% टाइम वेस्ट हुआ। डिबेट की जगह एमपीज ने स्लोगन्स चिल्लाए और प्रोटेस्ट भी किए और पार्लियामेंट के बाहर एक स्कफल के बाद कुछ एमपीज के खिलाफ एफआईआर भी हुआ। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। 17वीं लोकसभा, जिसका टर्म 2019 से 2024 तक था, उसमें सिर्फ 274 सिटिंग डेज हुए, जो कि 1952 के बाद के सबसे कम सिटिंग डेज थे। अब ये जो टाइम वेस्ट होता है, इससे देश का काफी बड़ा इकोनॉमिक और डेमोक्रेटिक नुकसान होता है। चलो नंबर से समझते हैं कि नुकसान कितना और किस तरीके से होता है। पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि एक्चुअल शेड्यूल का कितना परसेंट टाइम एक्चुअली काम करने के लिए यूज किया गया। 2023 के बजट सेशन में लोकसभा सिर्फ 33% टाइम को यूटिलाइज कर सका और राज्यसभा ने तो सिर्फ 24% टाइम का ही यूटिलाइजेशन किया है। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल कॉस्ट को देखें तो 2018 के एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट का 1 मिनट का खर्चा 2.5 लाख था और 2025 में इन्फ्लेशन के साथ यह खर्चा 3.5 लाख पर मिनट का अनुमानित किया गया है। 2021 के मानसून सेशन में राज्यसभा ने जितना टाइम वेस्ट किया, उसकी अगर हम रुपयों में वैल्यू देखें तो वो लगभग 260 करोड़ है। और अगर हम पूरे साल के सभी सेशन का हिसाब लगाए तो 1000 से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। चलो, पैसा तो एक बात है, लेकिन काम का क्या? एंड ऑफ द डे काम होना जरूरी है, राइट? अगर हम कंपेयर करें तो जो 15th लोकसभा थी, जो कि 2004 से 2009 तक थी, उसमें 71% बिल्स जो है वो कमेटी के पास स्क्रूटिनी के लिए भेजे गए थे। लेकिन वही अगर हम 17वीं लोकसभा की बात करें तो वहां पर सिर्फ 25% ही बिल जो है वो कमेटी के पास स्क्रूटिनी के लिए भेजे गए थे। 17वीं लोकसभा में जितने बिल्स पास हुए, उनमें से लगभग 1/3 जो बिल्स है उन्हें 1 घंटे से कम समय में डिस्कस करके पास किया गया। मतलब सोचिए, जिस कानून को हम इतना सीरियसली लेते हैं, जिसको हम इतना डरते हैं, उनमें से कई कायदे और कानून बस 1-2 घंटा डिस्कस करके पास किए जाते हैं और इस वजह से गलत कानून पास होने की भी काफी ज्यादा रिस्क होती है। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर की और 0 आवर की भी प्रोविजन होती है, जहां एमपीज पब्लिक इश्यूज को उठाते हैं, यानी कि इसके थ्रू सरकार का ध्यान कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक इश्यूज पर खींचा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई बार उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि ज्यादा तो समय इनका तू मैं करने में ही चला जाता है और इस वजह से जो इंपॉर्टेंट पब्लिक इश्यूज है, जो इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर है, उनके ऊपर पार्लियामेंट का ध्यान जा ही नहीं पाता और इस वजह से सरकार को हम सवाल पूछ ही नहीं पाते। सरकार को सवाल पूछने का जो मौका है वो ही हम खो देते हैं।
और जहां सरकार को सवाल पूछना बंद हो जाता है वहां डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। चलो ठीक है, ये सब तो पार्लियामेंट में हो रहा है, लेकिन इसका कुछ तो कारण होगा ही ना। सबसे पहला जो कारण है वो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन, यानी कि राजनीतिक ध्रुवीकरण। देखो आज इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा डिवाइड तैयार हुआ है, क्योंकि देखो 2014 से आज तक बीजेपी का डोमिनेंस है और अपोजिशन में जो पार्टीज है जैसे कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और भी कई पार्टीज है, इनको लगता है कि उनकी जो आवाज है वो सुनी नहीं जा रही है, वो दबाई जा रही है और इस वजह से फिर अपोजिशन हंगामा करती है, फिर चाहे वो अदानी वाला इशू हो या फिर मणिपुर वाला इशू हो। इसका दूसरा रीजन ये है कि जो पार्लियामेंट की कमेटी सिस्टम है वो काफी ज्यादा वीक है। देखो बिल्स को डिटेल में चेक करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज होते हैं, लेकिन 17 लोकसभा में सिर्फ 16% बिल्स यानी कि लगभग 40 बिल्स कमेटीज के पास चले गए, जबकि 14 लोकसभा में यानी कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब 60% बिल्स कमेटी को रेफर कर दिए गए थे। आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो कि एक बहुत ही लैंडमार्क कानून है जिसका उद्देश्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के सैलरी और टेन्योर को रेगुलेट करना है, इतने इंपॉर्टेंट बिल को कमिटी स्क्रूटिनी के बिना पास करवाया। इस तरह से अगर डेमोक्रेसी के साथ खेल होता रहेगा और विरोधी दलों की बातें या उनके व्यूज नहीं सुने जाएंगे तब तो अपोजिशन पार्टीज का प्रोटेस्ट करना बहुत ही ऑब्वियस है। क्योंकि देखो ना, सिंपल शब्दों में अगर समझे तो डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि हर एक पर्सन की आवाज को वैल्यू मिले और उसकी आवाज सुनी जाए। तीसरा जो कारण है वो पार्लियामेंट के जो बिल्स जब आते हैं तो कई बार पार्लियामेंट उसके लिए तैयार ही नहीं होता है। जो पार्लियामेंट होता है, जो एमपीज होते हैं, वो उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होते। गवर्नमेंट अचानक से कोई कॉम्प्लेक्स बिल लाती है और कभी कभी जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं या अपोजिशन की जो पार्टीज होती है उनके साथ कंसल्टेशन नहीं किया जाता और इससे एमपीज को लगता है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है और उनका ये लगना बिल्कुल भी जायज है, क्योंकि लोकतंत्र का जो कोर है वो यही है कि सबको साथ लेके चलना होता है। और दोस्तों कई बार तो एमपीज खुद भी रेडी नहीं होते किसी सेशन के लिए, मतलब वो खुद भी अपना होमवर्क करके नहीं आते, वो प्रिपेयर्ड नहीं आते उस बिल के बारे में या उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, उनके पास मुद्दे ही नहीं होते। चौथा जो पॉइंट है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो वो थोड़ी अंदर की बात है, मैं आपको बताता हूँ कि जब तक आप हंगामा नहीं करोगे तो न्यूज में कैसे आओगे। और एमपीज ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई प्रोटेस्ट या वॉकआउट जैसा कोई स्टंट करेंगे तो ही हम टीवी पे आएंगे और वोटर्स तक मैसेज जाएगा कि भाई हमारे जो सांसद है वो कुछ तो कर रहे हैं। और दोस्तों इस गेम में कोई भी एक सिंगल पार्टी नहीं है, सभी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अल्टीमेटली नुकसान तो पब्लिक का होता है, अल्टीमेटली जो नुकसान है वो तो हमारा होता है, सिटीजन्स का होता है। उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज भी है जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ। दोस्तों अगर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है कि कोई भी एमपी किसी पर्टिकुलर पार्टी के सीट से चुनाव जीत के उसके बाद वो अगर पार्टी छोड़कर चला जाता है तो उनकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल होती है। तो इस लॉ के अनुसार एमपीज को पार्टी लाइन की यानी कि पार्टीज का जो हुक्म होता है उसको फॉलो करना होता है। इसका मतलब एमपीज की जो खुद की जो इंडिपेंडेंट आवाज है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर हम लोकसभा स्पीकर की बात करें जो इस पूरे पार्लियामेंट्री ऑपरेशंस के सेंटर में होते हैं, उनका रोल भी काफी पॉलिटिसाइज्ड हो गया है। दोस्तों वैसे अगर हम स्पीकर के बारे में बात करें तो वो एक न्यूट्रल पर्सन रहना चाहिए, लेकिन वो न्यूट्रल होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो चुनाव किसी ना किसी पार्टी के टिकट पर जीत के आते हैं। और जैसे कि हमने पहले देखा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से कोई पर्सन जो उस पर्टिकुलर पार्टी के सीट पे चुनाव जीत के आया हुआ है वो अगर उस पार्टी को छोड़ देते हैं तो उनकी मेंबरशिप भी रद्द हो सकती है। इसका मतलब स्पीकर जो किसी भी पार्टी का नहीं होना चाहिए वो रहता तो है किसी ना किसी पार्टी का, और बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो उस पोजीशन में होकर अपने पार्टी के फेवर में कुछ एक्शंस ले। दोस्तों स्पीकर के हाथ में हाउस को चलाने की सारी पावर और अथॉरिटी होती है, वो हाउस के अंदर उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। और ये जो डिसरप्शंस है इनके वजह से सिर्फ टाइम ही वेस्ट नहीं होता, इससे देश के गवर्नेंस और फ्यूचर पर भी काफी बड़ा असर पड़ता है। सबसे पहले इस तरह के टाइम वेस्ट के वजह से जो इंपॉर्टेंट बिल्स है वो पास होने में डिले हो जाता है, जैसे कि टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर रिलेटेड कई बिल्स आज भी अटके हुए हैं। और इस तरह के बिल्स की डिलेज की वजह से इकोनॉमी पर निगेटिव इंपैक्ट होता है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस हमारे देश की इकोनॉमी पर से थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जिस देश में कानून की गारंटी है और जहां बिल्स टाइमली पास होते हैं वहां इन्वेस्टर्स को भी एक गारंटी और कॉन्फिडेंस रहता है। बिल पास होने में डिले होने की वजह से देश की जीडीपी की ग्रोथ जो है और जॉब क्रिएशन है इस पर भी काफी निगेटिव इंपैक्ट होता है।
दूसरी बात देखो, जब संसद में मेंबर्स प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन आवर में सरकार से बेरोजगारी या फिर महंगाई पर सवाल कैसे कर पाएंगे। और जहां सवाल पूछने का मौका कम होगा उतना ही सरकार का पावर जो है वो अनियंत्रित होता जाएगा और उस पर कोई भी रोक नहीं। और ध्यान में रखिए कि ऐसी परिस्थिति डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। तीसरी बात यह है कि जब लोग एमपीज को टीवी पे लड़ते हुए देखते हैं तब डेमोक्रेसी पर से भरोसा जो है वो थोड़ा कम होने लगता है। 2023 के लोकनीति सीएसडीएस सर्वे के मुताबिक 50% इंडियंस को ऐसा लगता है कि भाई देश की पार्लियामेंट इनइफेक्टिव यानी कि अप्रभावी है। तो बेसिकली पब्लिक का ट्रस्ट कम हो जाता है और इससे वोटर अपैथी यानी कि मतदाताओं में उदासीनता बढ़ जाती है। और मतदाताओं में उदासीनता ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। अगर हम 2024 की इलेक्शंस की बात करें तो उसमें 331 मिलियन एलिजिबल वोटर्स ने वोट ही नहीं दिया, जिसमें से 22% जो थे वो यूथ थे। मतलब सोचो, इतने लोगों को लगता है कि उनके वोट देने का कोई फायदा ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि कोई भी लॉ जब बिना डिबेट या डिस्कशन से पास किया जाता है, ऐसे केस में ये जो लॉज है वो कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं या फिर ये फेल हो सकते हैं। याद करो 2021 में फार्म लॉज को प्रोटेस्ट के बाद रिपील यानी कि रद्द करना पड़ा। अगर वही लॉज सबको कंसल्ट करके और सभी के इनपुट्स लेके पास किए जाते तो वो लॉज आज कंटिन्यू हो सकते थे। किसी बिल के विरोध में इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होना और उस प्रोटेस्ट के वजह से बिल को रद्द कर देना, ये डेमोक्रेसी के लिए एक फेल्यूर है। दोस्तों नुकसान तो काफी होता है इस वजह से, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्रॉब्लम को फिक्स करना और कैसे इसे ठीक किया जाए। सॉल्यूशंस अगर हम देखें तो सबसे पहला सॉल्यूशन एक जो हम कर सकते हैं वो है कि पार्लियामेंट्री कंडक्ट जो है यानी कि संसदीय कार्रवाई है उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाए, जिसमें डिसरप्शंस के ऊपर क्लियर पेनाल्टीज हो और जो एमपीज बार बार रूल्स तोड़े उनको सस्पेंड या एक्सपेल करना चाहिए, जैसे कि यूके के पार्लियामेंट में होता है। इंडिया के पार्लियामेंट के 2024 में 146 एमपीज को 2023 के विंटर सेशन में प्रोटेस्ट की वजह से सस्पेंड किया गया था। और इस तरीके के एक्शंस को कंसिस्टेंटली करना होगा, तभी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। एक प्रोडक्टिविटी मीटर होना चाहिए जो पब्लिकली ट्रैक कर सके और सबको पता चले कि कितने आवर्स पार्लियामेंट में वेस्ट हो रहे हैं। दूसरा जो स्टेप है ये है कि हम कमेटी सिस्टम जो है, हमारा जो कमेटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कम से कम 50% बिल्स जो है वो कमेटी के पास स्क्रूटिनी के लिए जाने चाहिए, जैसे कि 14 लोकसभा में 60% से ज़्यादा जो बिल है वो कमेटी के पास चले गए थे। कमिटीज में बिल जब जाता है तब उसकी डिटेल स्क्रूटिनी होती है और उस वजह से फिर फ्लोर पर जो डिसरप्शंस होते हैं उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसके अलावा जो अर्जेंट इश्यूज होते हैं उसके ऊपर मैंडेटरी डिबेट्स होना चाहिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में होता है, और हम इस मॉडल को एडॉप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा डायलॉग को प्रमोट करना चाहिए। सेशन से पहले गवर्नमेंट और अपोजिशन लीडर्स के बीच कंसेंसस मीटिंग हो जाए तो थोड़ा दोनों टीम्स को क्लैरिटी आ सकती है किसी भी विषय के बारे में। उसके अलावा कमिटीज की जो मीटिंग्स है वो लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए और एमपीज के अटेंडेंस रिकॉर्ड्स भी जो है वो पब्लिश होने चाहिए, पब्लिकली अवेलेबल होने चाहिए, जैसे कि कनाडा में होता है। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन से एमपी कितने बार अब्सेंट है, तो अगली बार वोट का डिसीजन लेने में सिटीजन को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखो ये सभी सॉल्यूशंस पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए चाहिए बस एक पॉलिटिकल विल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति। और यार हम भी डिजर्व करते हैं एक ऐसा पार्लियामेंट जहां काम हो, अच्छे बिल्स हो, अच्छे तरीके से पास हो और जहां अननेसेसरी मुद्दों को लेकर ये स्टंटबाजी के वजह से टाइम वेस्ट ना हो। पार्लियामेंट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, 140 करोड़ लोगों की आवाज़ है। जब ये डिसरप्ट होता है हम सबका नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट्स में बताओ कि पार्लियामेंट को फिक्स करने के लिए और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।